देखिए पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई ड्रॉप गिर गया किसी सरफेस पे, ग्लास पे या किसी जगह। इंटरफेस समझते हैं, इंटरफेस के इधर एक दूसरा मीडियम होता है, इंटरफेस के इधर एक दूसरा मीडियम होता है, ठीक है। तो 3 इंटरफेस बनते हैं। आइए डायग्राम में दिखाता हूँ। पहले मरकरी वाला देखिएगा तो पागल हो जाइएगा, पहले वाटर वाला ही देखिए। ये देखिए क्या दिखता है इसमें, ये लिक्विड है। ये जो SL लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, SL का मतलब हुआ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। क्या है ये, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सही है। यस सर। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ये रहा आपका सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है। इस पे जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है उसको S से दिखलाया जा रहा है, ठीक है। यस सर। सो इट इज द सरफेस टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सही है। इसी तरह से देखिए सॉलिड एयर फेस भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। तो ऐसे का मतलब हो गया सॉलिड एयर इंटरफेस। यस सर। सही है। और इसी तरह LA का मतलब क्या होगा, लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड एयर इंटरफेस, सही है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बोलते हैं वो बोलते हैं एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस एंड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस एंड सॉलिड एयर इंटरफेस। angle of contact is angle between liquid air and solid air interface and solid liquid interface। solid liquid। ठीक है। at the point of contact, थीटा से दिखलाते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए ग्लास के साथ पानी कांटेक्ट में दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझिए, बात एक ही। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यहाँ ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। बोलिए हो गया कि नहीं हो यस गया? सर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड एयर इंटरफेस पे टेंजेंट खींचिए, ये बन गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वाटर और ग्लास के बीच में। सो इट इज डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। थीटा इज डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड पेयर। समझ रहे हैं ना बात को? यस सर। का भाई तो इसमें गंदा मुंह बनाने का कोई रीजन खास? पहले इतना दूर समेटती, फिर से पढ़िए। एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड एट द सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा यहां बनाया गया है, ठीक है। यस सर। The value of theta, it is denoted by theta and it is different at interface of different pair of solid and liquid। तो इसको for a pair of solid and liquid define करते हैं। थीटा डिटरमाइन करता है इस बात को कि लिक्विड वेट करेगा कि नहीं करेगा, स्प्रेड करेगा कि नहीं करेगा। अगर थीटा एक्यूट हुआ तो वेटिंग लिक्विड है, ऑब्ट्यूस हुआ तो नॉन वेटिंग। समझ में आ गई बात? सर सॉलिड से फ़र्क पड़ता है कि अगर मेटल है उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं या बेटा पहले ही बोल दिया कि दोनों के पेयर पे डिपेंड करेगा, किसी एक के प्रॉपर्टी से नहीं काम होता।
ये मरकरी है। अब देखिए यहाँ पे ये है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, है ना। यस सर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, यहाँ टेंजेंट खींचा लिक्विड एयर इंटरफेस पे, तो इस बार ये एंगल आपको क्या दिखने मिल रहा है 90 बताइए? सर। ऑब्ट्यूज देखने मिल रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि थीटा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा? अगर देखिए कोहेसिव फोर्स स्ट्रेंथन है, ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। कोहेसिव मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल लिक्विड को ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट कर रहा है कंपेयर टू वो सॉलिड दूसरा जो है उसका, यस सर। तो नॉन वेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। लिक्विड अपना मॉलिक्यूल लेके चला जाएगा साथ में, चिपकने नहीं देगा। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं इसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ग्लास चिपका नहीं पाएगा अपने साथ। और ये जो दिख रहा है आपको, ये तब बनता है जब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ग्लास अपने साथ चिपका लेगा। वो ऐसे की प्रॉपर्टीज नहीं रख पाएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ टोटल 3 तरह के वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। यस सर। दिख रहे हैं ना? तो बताइए यहाँ क्या एंगल बन रहा है? यहाँ हम कह सकते हैं कि SLA यस सर। का ये वाला कंपोनेंट जो होगा ऐसे की तरफ, वो बैलेंस कर रहा है SSL को। यस सर। ठीक है, ये कहीं इक्वेशन लिखा होगा। सरफेस टेंशन फोर्स एस ऐसे लिक्विड एयर है, ये कौन सा है? एस एस ए सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये कौन सा है? सॉलिड एयर इंटरफेस। अब पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर्स अगर आता है तो ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ SSA जो है वो SLA cos थीटा प्लस SSA को बैलेंस कर रहा है ना। ये दोनों का, इसका cos थीटा कॉम्पोनेंट इधर ऐड हो जाएगा। अरे इसको 2 कॉम्पोनेंट में तोड़ोगे ना। हाँ सर। एक कॉम्पोनेंट इसका इधर जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इस वाले कंपोनेंट को ये है आपका SLA cos थीटा, प्लस ये SL के साथ जुड़ेगा और ऐसे को बैलेंस करेगा। यस सर। सही है। यस सर। इससे अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा? ऐसे माइनस यही मिलेगा ना। यस सर। ऐसे ले हाँ सही है। SSA माइनस SSL डिवाइडेड बाई ऐसे ले। cos थीटा एक्यूट है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा हाँ, ना। हाँ, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड एयर इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड एक सेकंड। सरफेस टेंशन ये बड़ा हो गया ना हाँ फॉर वेटिंग लिक्विड। जब वो पॉजिटिव है तो पहला वाला बड़ा होगा। एग्जैक्टली। अबे भटकती आत्मा, थीटा इज एक्यूट, cos theta is positive, यस सर। which is possible only if this is greater. Correct? यस सर। नॉन वेटिंग के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा एस नहीं, नेगेटिव आएगा cos थीटा क्योंकि अब 2 होगा। अब वो ऑप्टिव हो गया। इन्होंने सरफेस टेंशन को S से दिखलाया, सरफेस टेंशन फोर्स। हमने थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा। cos थीटा नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाएगा। जाएगा। बाद वाला नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। तो SSL बड़ा हो जाएगा SSA से। हाँ आई बात समझ में? 2 सेकंड लिखना। तो ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि क्या होगा, एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। यस। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं इसको। ये देखिए अभी क्या मैं बोल रहा था, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास है या सॉलिड सरफेस है, ये हमारा लिक्विड सरफेस है। ठीक है।
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक। यस सर। ये हमने बनाया और यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट हम थीटा दिखला रहे हैं। अब कुछ फोर्स की एनालिसिस समझिए। देखिए, इस पे रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इस मॉलिक्यूल पे जो लगेगा, कोहेसिव फोर्स, मॉलिक्यूलर डेंसिटी जितना इसके राइट में होगा उतना ही इसके नीचे होगा। तो इस पे जो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स लगेगा वो बिल्कुल 45 डिग्री पे लगेगा। आप समझ रहे हैं? ये इसका कोहेसिव फोर्स, ठीक। थोड़ा बड़ा वेक्टर बना दिया, छोटा बनाना चाहिए था। ये बिल्कुल 45 डिग्री पे लगेगा, समझ रहे हैं बात? जबकि जो एडेसिव फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग लगेगा यहाँ पे, चूंकि हम पहले बोल चुके हैं कि वेटिंग लिक्विड है, तो एफ एडेसिव ये होगा, ठीक है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि फिल्म कैसे इसका कंकेव क्यों आता है। अब अगर इन दोनों का हम पैरेललोग्राम बनाएं, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है वो कुछ यूं आ रहा है। एफ रिजल्टेंट आ गया आपका, और ये एफ रिजल्टेंट आपका मेनिस्कस जो होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यही कंकेविटी या कन्वेक्सिटी देता है, समझ रहे हैं बात को? इसीलिए ये एंगल जो आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है? ये एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री। अब आप बताइए, अगर ये 45 डिग्री है ना? यस सर। ये थीटा है, देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? आराम से सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं है। एक मिनट फिर से देखो ना, तुम सब तुम्हारे सामने ही है। इस पे जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इज इट 90 माइनस थीटा? यस सर। और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा? थीटा होगा। थीटा अब पैरेललोग्राम भी दिख रहा है आपको। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का एफ के साथ कितना एंगल बनता है ये भी पता होगा आपको। क्या एंगल बनता है बताइए? एफ के साथ tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए? इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? दोनों फोर्सेस के बीच में 135 डिग्री है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ते थे tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा आ गया थीटा की जगह यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे पहला बी साइन, बी का मतलब एफ सी कॉस थीटा कॉस 135 नहीं साइन 135 बी साइन थीटा ऊपर साइन आता है, बी नीचे साइन cos आता है। थीटा अब बाई ए प्लस बी cos थीटा। कॉस थीटा। मुझे समझ में आ यस रहा है? सर। Now, what is the value of sin 135? It is cos 45. So it is 1 by root 2. But what is the value of cos 45? Cos 45 is cos 135 is minus sin 35. माइनस साइन 45 Minus sin 45, sorry. तो it is माइनस 1 हाँ minus 1 by root 2. जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें tan थीटा का एक्सप्रेशन मिल जाएगा FC डिवाइडेड बाई रूट 2 FA माइनस FC। मुझे समझ में आ रहा है? यस सर। यहीं से केस 2 बन जाते हैं। केस ए, अब सुनिए ध्यान से, केसेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर रूट 2 एफ ए की वैल्यू एफ सी से बड़ी है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। Yes. tan थीटा इज पॉजिटिव, थीटा विल बी एक्यूट, ठीक। मेनिस्कस विल बी कंकेव, ठीक है, कंकेव अपवर्ड्स। इस पेयर ऑफ सॉलिड लिक्विड का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 8 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये पहला प्रकार है, देखिए, है ना। कोहेसिव फोर्स इधर एडेसिव फोर्स से 135 डिग्री पे है। रिजल्टेंट फोर्स निकाला हमने, रिजल्टेंट फोर्स का जितना एंगल बन रहा है एडेसिव फोर्स के साथ उसको भी आप एंगल ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन आपको मिल गया, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ एडेसिव फोर्स, ठीक है।
और उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया। एक्सप्रेशन हमें जो मिला है उसके आधार पे पहला टाइप हमने डिफाइन किया है कि √2fa की वैल्यू अगर FC से बड़ी है तो ये सब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया वाटर ग्लास। सर इसमें मेनिस्कस क्या है? मेनिस्कस ये ग्रीन वाला जो बनाया है अच्छा। फ्री सरफेस का शेप, उसी को मेनिस्कस बोलते हैं। ये यही मेनिस्कस है। ठीक है सर। आई बात समझ में? यस सर। ये जो बना हुआ है इसी को मेनिस्कस बोलते हैं बाबा, फ्री सरफेस को। ओके सर। समझ गए? अब सेकंड केसेस में क्या हो सकता है? सर √2a छोटा हो FC से। हाँ, तो उसको बात करते हैं। अगर √2fa की वैल्यू FC से छोटी हो गई, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? बताइए। एंगल इज tan थीटा विल बी नेगेटिव, यस सर। थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूस, नो विडनेस। मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। कन्वेक्स अपवर्ड्स होगा ना, डाउनवर्ड कर देंगे। डाउनवर्ड तो कन्वेक्स ये भी है फिर तो। अरे कन्वेक्स फ्री सरफेस का मतलब एयर की तरफ क्या होगा? ठीक है, कन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा ना, थीटा हाँ, ठीक है ऑब्ट्यूस सर। होगा तो। ओके सर। कन्वेक्स अपवर्ड्स। नॉन वेटिंग लिक्विड होगा। वेटिंग लिक्विड होगा। Liquid does not spread over solid. Example mercury. मरकरी प्लस 8 डिग्री। 8 डिग्री होता है ना उसका, थीटा 8 डिग्री होता है। मरकरी प्लस ग्लास के केस में एंगल 135 डिग्री होता है। वन 135 डिग्री होता है। ओके सर। सही है। बात समझ आ गई? यस। इसका भी डायग्राम देखिए। अरे यार इसमें वो कहाँ बनाएंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये देखिए इंटरफेस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कोहेसिव फोर्स यहाँ बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक, एडहेसिव फोर्स यहाँ कंपैरेटिवली वीक होगी। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। यस सर। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मेनिस्कस आपको खुद दिख जाएगा शेप। देखिए ऐसे बनेगा ना परपेंडिकुलर, तो आपका मेनिस्कस ऐसे जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है? यस सर। क्या है? अब अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल आपको दिखेगा साफ साफ, ऑब्ट्यूस दिखेगा। ऑब्ट्यूज। मुझे समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। इक्वेशन लिखने की दोबारा जरूरत तो है नहीं, इक्वेशन तो एक बार लिख के बता ही दिया आपको। ठीक है, ऐसा भी केस होता है एग्जैक्टली राइट। कि अगर √2fa की वैल्यू FC के बराबर हो जाए तो उस केस में आपका tan थीटा 0 आ जाएगा, थीटा उस केस में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है ये ना तो वेटिंग टेंडेंसी होगा ना नॉन वेटिंग टेंडेंसी होगा। इसका शायद सिल्वर, प्योर वाटर और सिल्वर के बीच में होता है। तो उसमें क्या होगा? ऐसे बिल्कुल फ्लैट रहेगा ना। कुछ अरे मतलब पानी। वेटिंग होगा नॉन वेटिंग होगा? नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा।
ऐसे सर रहेगा, वही जैसे मैश का शेप ऐसा रहेगा इसमें, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बढ़ाने से बढ़ता है और किसके बढ़ाने से घटता है ये समझिए, ठीक है। फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ, थोड़ा दिमाग से चलिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड एक्सपैंड करेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा, तो सरफेस टेंशन क्या है, डिक्रीज करेगी, तो उसी की वजह से होता है। सही बोल रहे हो मैं सही बोल रहा हूँ, आप तो बोल रहे हो। तो सुनो उसको, तो पता चल जाएगा सही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। सॉल्ट और शुगर मिलाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर डेंसिटी बढ़ेगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। सोप डिटर्जेंट मिलाएंगे तो मिजल्स फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक लेके दूर भागते हैं, तो वो क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन घट जाएगा। वाटर प्रूफिंग एजेंट मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ये सरफेस टेंशन के लिए, इससे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं एंगल ऑफ कांटेक्ट है। इसको कैसे सोचेंगे, इसको सोचेंगे वेटिंग और नॉन वेटिंग के बेसिस पे। जितना वेटिंग ज़्यादा होगा उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, जितना वेटिंग ज़्यादा होगा कम कम होगा, और जितना नॉन वेटिंग ज़्यादा होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ ज़्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब हाथ सुखाने के लिए गर्म करते हैं कि नहीं करते, तो इसका मतलब नॉन वेटिंग टेंडेंसी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। हाथ सुखाने के लिए गर्म करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, तो इसका मतलब नॉन वेटिंग टेंडेंसी बढ़ा रहा है। दूसरा, सॉल्ट एंड शुगर मिलाएंगे। अब ये बताइए, शुगर की सोल्यूशन में हाथ अगर चला गया तो उसको धोने के लिए पानी यूज करते हैं, इसका मतलब पानी उससे चिपकने की टेंडेंसी पानी की कम है, शुगर सोल्यूशन की ज़्यादा है, तो तो इसका मतलब शुगर सोल्यूशन जो है ज़्यादा वेटिंग है पानी कंपैरिजन में, तो इसका मतलब decrease कर जाएगा। हाँ ऐसे सोचिए, हो जाएगा। सोप डिटर्जेंट धोने के लिए पानी का यूज करते हैं, मतलब सोप डिटर्जेंट के भी चिपकने की टेंडेंसी डिक्रीज ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट उसमें भी कम हो जाएगा पानी के कंपैरिजन में, सही है। और वाटर प्रूफिंग तो ऐसे ही है, वो तो वाटर के साथ चिपकने ही नहीं देगा उसको, तो फिर इसका मतलब वहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। तो किससे बढ़ेगा किससे घटेगा समझ में आ गया, वो यहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए। 1000 स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड having surface tension 0.025 कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। 727 है 0.727 727 है ना, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक Zero ही है, है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है, वही हाँ, zero just ही। 70। ठीक। न्यूटन पर मीटर combine to form a larger drop, ठीक है। Find number 1 energy absorbed or released, B what sorry if released, ठीक है, in what form can we expect it to release, if absorbed, how absorbed energy is supplied, ठीक है, given
radius of a smaller droplet is 1 mm. क्वेश्चन लिख लिया? सर एक बार वो सी पॉइंट देखना है। जरा फोन दियो। सुनिए, ध्यान सुनिए। सबसे पहले तो बड़े ड्रॉप और छोटे ड्रॉप के रेडियस का रिलेशन देखिए आप। इसके लिए क्या करेंगे बताइए? वॉल्यूम कंजर्व्ड रहेगा। यस सर। Yes. छोटा ड्रॉप 1000 है, बड़ा ड्रॉप एन एक्स इसको हम 10r का क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 10 इंटू स्मॉल r, यानी 10 mm, यस सर। यानी 1 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताइए कि सरफेस एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स का कि एक बड़ा ड्रॉप का? एक सेकंड सर। Surface. एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? Small drops. स्मॉलर ड्रॉप्स की ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप में टूटेगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा। 1000 इंटू 4 पाई छोटा r स्क्वायर इंटू टी। यस सर। सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप फोर पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी होगा। यस सर। सही है? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, तो पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, तो यहाँ सरफेस एनर्जी क्या होगा? इफ ड्रॉप्स कंबाइन अगर करते हैं देन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। डिक्रीज होगा मतलब बचा हुआ एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट नहीं हो जाएगा, रिलीज होगा। Release, अच्छा, एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज। और जो रिलीज होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है? Yes. तो अगर Yes. कंबाइन होता है तो रिलीज होता है, और ज़्यादातर हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है? अगर तोड़ते ड्रॉप को, इसी का उल्टा भी समझ लीजिए, उल्टा भी आ सकता है। तोड़ते तो बड़े वाले ज़्यादा नहीं। इफ bigger drop is split into smaller droplets, surface energy increases. एनर्जी सप्लाइड मैकेनिकली, इसमें मैकेनिकली एनर्जी हम तोड़ते हैं उसको। ठीक है? चाहे ड्रॉपर का यूज़ करें, चाहे जिसका यूज़ करें, तो एनर्जी को हम कैसे सप्लाई करते हैं? मैकेनिकली सप्लाई करते हैं। अब रह गया न्यूमेरिकल, ये डिफरेंस भी निकालना है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये जो आपको नंबर 1 बताया है, ये नंबर 1 कैलकुलेट कीजिए और बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई। ठीक है? ये वाले की। और फिर नंबर 2 कैलकुलेट कीजिए और बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई। समझ आ रही है बात? Yes, sir. और फिर दोनों का डिफरेंस लेके बताइए कितना एनर्जी रिलीज हुआ। ये करके दिखाइए, बताइए। एसी आपका स्मॉलर ड्रॉप को जो था, SE1 कितना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो R और R का रेडियस तो आपको पता चल गया ना। हाँ सर। चलिए इनिशियल पुट कीजिए, इसमें स्मॉल r की वैल्यू पुट कीजिए। जबकि बल्कि मैं तो कहूँगा कि माइनस करिए ना, जो कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिए। SE1 माइनस SE2 करेंगे तो क्या होगा बताइए? 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई T कॉमन आएगा, आर्ट्स को मैंने तो यहाँ बनेगा 1000 R स्क्वायर और यहाँ बनेगा कैपिटल R स्क्वायर। खाली इसको माइनस करना पड़ेगा। चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। 4 पाई, सही है। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ था? सरफेस 0.707 ही लेते हैं इसको। चलिए, यानी इसको 7/100 ले लेते हैं। यस सर। 1000 R छोटा 1 mm था, 1 mm का स्क्वायर 10 to the minus 3, 10 to the minus 6 हो जाएगा। और ये 1 सेंटीमीटर था, यस सर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 to the minus 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनली? 7 कट गया, ऊपर में आ गया 88, नीचे में आ गया 100, अंदर में कितना आया? 10 to the power -3 माइनस 10 to the minus 4। सही है? तो बेसिकली 10 to the minus 3 का मतलब हुआ 10 into 10 to the minus 4 minus 10 to the 4।
10⁻⁴ कॉमन ले लीजिए, 10⁻⁴ 9 हो जाएगा। 88 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 और नीचे में है 10⁻²। कुल मिला के 9 8 72 2 80 इंटू 10⁻⁻6, यह है जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 8.02 इंटू 10⁻⁻4 जूल, यानी 0.8 मिली जूल। इतना एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, जिसके वजह से जो आपका ड्रॉप बना है बड़ा वाला, उसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यस और अगर ये सप्लाई करना होगा तो फिर ये मैकेनिकली सप्लाई होगा। क्लियर? यस सर। ये आपका आंसर है। हाँ करिए ना। एक मेनिस्कस यानी फ्री सरफेस का शेप कनकेव हो सकता है, कन्वेक्स हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। एग्री करते हैं? Yes. हैं? जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये है आपका, बताइए किस तरह का मेनिस्कस है? ये कनकेव मेनिस्कस है। तो इसमें सरफेस टेंशन फोर्स दोनों साइड से जो होगा वो यूं होगा, ऐसे होगा, बैलेंस कर लेगा। तो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। तो इसके बाहर से अंदर की तरफ जो प्रेशर होगा पी और अंदर से जो प्रेशर होगा पी, वो भी सेम होगा, बैलेंस तो यहाँ किसी तरह का कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। नहीं हो। अब ये आ गया कंकेव सरफेस। कंकेव मैन का मतलब मैन नहीं है, मेनिस्कस है। ठीक है, पूरा समझिएगा, शब्दों का खाल मत उतारिएगा। कंकेव मैन होते नहीं है, मैन ज़्यादातर कन्वेक्स होते हैं, लाइक दिस। कनकेव मैंने दिस, राइट? जो कनकेव हो गया मैन किस बात का? चलो अभी सुनो क्या है। FST रिजल्टेंट किधर पैदा करेगा? ऊपर। तो इस FST रिजल्टेंट की कोशिश क्या होगी? FST का मतलब क्या है वैसे? FSC। हाँ, सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। Yes. ये लिक्विड को और मोड़ने, उसके मेनिस्कस को और कर्व करने की कोशिश करेगा। तो प्रेशर अगर कोई इसको बैलेंस करने ना आए तब तो ये पूरी तरह से उसको मेनिस्कस को, उसकी रेडियस को 0 बना देना चाहेगा। तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कंकेव मेनिस्कस इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ऑब्वियसली इधर से कोई प्रेशर ज्यादा लगेगा, जो कि जिसके द्वारा अप्लाइड फोर्स इस सरफेस टेंशन रिजल्टेंट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। बैलेंस कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर कनकेव मेनिस्कस है तो कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर से क्या है? ज्यादा है। करेक्ट? कन्वेक्स मेनिस्कस देखिए, इस बार रिजल्टेंट सरफेस टेंशन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यस सर। तो इस बार अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होना होगा। अंदर वाला यहां भी देखिए कनकेव वाला कन्वेक्स से ज्यादा हुआ। तो कहने का मतलब कि जब जब लिक्विड का सरफेस एक कर्व्ड सरफेस बनाएगा, तब क्या होगा बताइए? कनकेव साइड में जो प्रेशर लगेगा वो कन्वेक्स साइड के प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा। कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा। इस ज्यादा प्रेशर को, डिफरेंस जो होता है प्रेशर का, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कनकेव साइड एंड कन्वेक्स साइड को हम क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर कहते हैं। और ये एक्सेस प्रेशर वही दिखता है जहां लिक्विड का फ्री सरफेस अर्थात मेनिस्कस कैसा हो? कर्व्ड हो। कि फ्लैट सरफेस में दिखेगा? नहीं कर्व्ड में। कर्व्ड में दिखेगा ना। ये पहला टुकड़ा है इसका, इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कंकेव साइड का प्रेशर जो होगा वो कन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा। कनकेव साइड और कन्वेक्स साइड के प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन द कंकेव साइड प्रेशर एंड कन्वेक्स साइड प्रेशर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज नेसेसरी टू मेंटेन द कर्व्ड मेनिस्कस। अदरवाइज सरफेस टेंशन फोर्स कहां से बैलेंस होगा? अरे भैया कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यस सर। आप कह रहे रिजल्टेंट फोर्स है नहीं, उस पर 0 है, ऐसा हो सकता है क्या? कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर्कुलर फोर्स? सेंटीमीटर कोई तो प्रोवाइड करेगा। रस्सी से खींच के टेंशन दीजिए, गुरुत्वाकर्षक बल दीजिए, कुछ तो दीजिए। यस सर।
उसी तरह जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स गोल गोल घूमने के लिए जरूरी है, वैसे ही एक्सेस प्रेशर कर्व्ड मेनिस्कस बनाए रखने के लिए जरूरी है, नहीं तो सरफेस टेंशन उसको कोलैप्स कर देगा जीरो रेडियस पे। घुस रहा है? तो ये लिखा हुआ है यहां से यहाँ तक, ये कंसेप्ट है एक्सेस प्रेशर का डेफिनेशन। अब देखिए कनकेव माइनस कन्वेक्स साइड का प्रेशर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो अगर आपको कनकेव साइड पे नेट प्रेशर निकालना तो आप क्या करेंगे बताइए? एक्सेस प्रेशर में कन्वेक्स साइड के प्रेशर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मतलब समझ में आ रही है बात? एक्सेस प्रेशर का एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को ले जाके क्या करेंगे बताइए? ऐड कर देंगे। बाहर वाले प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर को ऐड करेंगे, ठीक है? तो कन्वेक्स। अब आइए एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए हम एक मेथड लगाते हैं, इसको कहते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। तो पहले हम एक्सेस प्रेशर किसके अंदर निकाल रहे हैं? हम एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हैं। किसके अंदर निकाल रहे हैं? लिक्विड ड्रॉप के। ठीक। तो मान लेवे कि एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस है r। कितनी रेडियस है? R। और ड्रॉप का सरफेस टेंशन है T। ओके सर। अब समझिए कि उसका एक्सेस प्रेशर जो उसके अंदर से बाहर लग रहा हो, ये जो तीर दिख रहे हैं आपको, ये तीर सारे क्या हैं बताइए? ये उसके एक्सेस प्रेशर दिखा रहे हैं ना, एक्सेस प्रेशर को दिखला रहे हैं, ठीक है? तो ये जो तीर हैं ये एक्सेस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्सेस प्रेशर उसकी रेडियस को r से बढ़ा के r प्लस डेल्टा r कर रहा है। r से बढ़ा कितना कर रहा है? R प्लस डेल्टा। ठीक है। हाँ सर। तो एक्सेस प्रेशर ने कुछ वर्क किया। सोचिए एक्सेस प्रेशर का फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा ना। सोचिए अगर इस स्फीयर को खोल के बिछा दिया जाए लाइक दिस, ऐसे बिछा दिया हम, तो हमारा एक्सेस प्रेशर इधर कनकेव साइड से लग रहा है। यस सर। तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा एक्सेस प्रेशर की वजह से कितना लगेगा? एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया 4πr²। और इसने इस सरफेस को उठा के यहां से यहां भेज दिया डेल्टा r रेडियस तक, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा r। फोर्स बाहर की तरफ, कितना फोर्स लग रहा है? P × 4πr²। डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ। तो बताइए इस रेडियस को r से r प्लस डेल्टा r बनाने में, यानी डेल्टा r का इंक्रीज करवाने में एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया? इज इट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट? इज इट दिस? यस सर। सही है? यस सर। अब इस वर्क डन के वजह से कोई ना कोई एनर्जी तो बढ़ी होगी। कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? अगर रेडियस बढ़ा तो सरफेस एरिया बढ़ा, और सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी बढ़ी। तो वर्क डन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ जी। तो ये एक्सेस प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ। कितना फोर्स लगा रहा है एक्सेस प्रेशर का? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना है? 4πr²। फोर्स कितना हो गया? 4πr²। Work done is P और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक। अब इसके वजह से क्या हुआ? सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो गया। सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? तो आइए, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था ड्रॉप का? 4πr²। हाँ। नया सरफेस एनर्जी 4πr प्लस r प्लस डेल्टा r² × t हुआ। यस सर। कितना हो जाएगा बताओ? 4πr प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर इंटू t माइनस 4πr² इंटू t। बोलो सही है? यस सर। बाद वाली में से पहले वाली को लिख दिया। इसमें 4πt कॉमन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। करेक्ट है? उसके बाद इस होल स्क्वायर को तोड़ेंगे अंदर में। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है p × 4πr² डेल्टा r, हाँ सर। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है। इसको खोलेंगे तो डेल्टा r का होल स्क्वायर का टर्म भी एक आएगा, जिसको हमें नेग्लेक्ट करना है। क्यों नेग्लेक्ट करना है? बिकॉज डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा r का होल स्क्वायर विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, r² कट जाएगा। ठीक है सर। सही है? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4πt 2r डेल्टा r। दोनों तरफ से डेल्टा r काट दो, 4π काट दो, आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2t/r मिल जाएगी। ठीक है? t/r। फिर से देखो, ये क्या है? ड्रॉप है। सरफेस टेंशन कितना माना है? एनसीईआरटी ने
S माना है, हम T मानेंगे, ठीक है? Yes, क्योंकि अभी तक हम T लिखते हैं। रेडियस कितना है ड्रॉप का? R। R ये क्या है बताओ? Excess pressure. एक्सेस प्रेशर दिखलाया जा रहा है, yes sir ठीक है? ठीक, कर क्या रहे हैं हम लोग? there is of excess pressure इन अ लिक्विड ड्रॉप, क्लियर? yes sir एक्सेस प्रेशर इज P, करेक्ट? अब मान लीजिए इस एक्सेस प्रेशर की वजह से आपका जो एरिया है या रेडियस है वो R से बढ़ के R प्लस डेल्टा R हो गया। R plus delta R yes sir सो व्हाट्स द न्यू रेडियस? R plus delta R The new radius is R plus delta R. Let force due to P excess, that is P excess को हम लोग किससे दिखलाते हैं? P excess को हम लोग मान लो स्मॉल p से दिखलाते हैं, ठीक है? yes sir उसका फोर्स कितना होगा? P मल्टीप्लाइड बाई एरिया, सही है ना? yes sir Increases the radius delta R from R to, delta R अरे नहीं यार, R plus delta R plus delta R sorry then थ्योरी क्या अप्लाई होगी? work equals work done No virtual work. by वर्क डन बाई P या फोर्स ड्यू टू P इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस, surface energy ठीक है? चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? yes sir व्हाट इज सरफेस एनर्जी फाइनल? 4 पाई R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर इंटू T माइनस 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई T कॉमन लेने का, R स्क्वायर प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R माइनस R स्क्वायर, ये कट जाएगा yes sir और डेल्टा R स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सर इंटू टी नहीं किया आपने वहाँ पे पीछे कर देता हूँ, सही है? yes sir दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? वर्क डन बाई, P X है ना, P एक्सेस, करेक्ट? yes sir राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा? 4 नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग किसको? डेल्टा R का होल स्क्वायर, ठीक है? 4 pi 2 R into delta R into T ठीक है? yes sir तो हमें क्या मिलेगा बताओ? 4 pi R 2 4 pi 2 delta R into R into एक T सेकंड, 4 पाई T बाहर, 2R डेल्टा R, 2R delta R अंदर बस और is क्या? equal to अब यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का वर्क डन कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? फोर्स कितना है? P मल्टीप्लाइड बाई एरिया, area डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा delta R, R दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 pi 4 पाई T इंटू 2R डेल्टा R। delta R डेल्टा R कट गया, Yes. 4 पाई कट गया, एक R भी कट गया, करेक्ट? yes sir समझ में आ रही है बात? हाँ, सर। तो यहाँ से काट पीटने के बाद आपका एक्सेस प्रेशर होगा 2T बाई R। 2T by R बोली समझ में आ गया? Yes. अरे 4 पाई कटेगा ना दोनों तरफ से, ठीक है? तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई जो एक्सेस प्रेशर है वो रेडियस के इन्वर्सली होता है। जितना छोटा रेडियस होगा उतना एक्सेस प्रेशर क्या होगा बताइए? ज्यादा। सो रेडियस के इन्वर्सली, ठीक? किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए? डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन radius एंड इन्वर्सली ऑन radius रेडियस,
सीधा दो ही चीज़ पे डिपेंड है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रॉप कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये भी बता दूं मैं आपको। सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट of the fact that whether the drop is complete or incomplete. ड्रॉप इनकम्प्लीट कैसे होता है? बता रहा हूँ यार, बताओ शायद नहीं। ये कंप्लीट ड्रॉप है। यस सर। बहुत घटिया डायग्राम। और ये देखिए, अगर ड्रॉप आप किसी ग्लास सरफेस पे गिराएंगे तो ये काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो ये कंप्लीट ड्रॉप नहीं है। अब ये जो स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस भी यहाँ आर है, तो आपको हम बताओ इन दोनों के अंदर एक्सेस प्रेशर सेम होगा। अगर लिक्विड सेम है और रेडियस सेम है तो एक्सेस प्रेशर सेम होगा। लिक्विड से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर हियर? 2T/R। यस सर। व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर हियर? 2T/R। यस। रेडियस सेम है इसलिए एक्सेस प्रेशर। बोलिए, समझ में आया? रेडियस सेम होना चाहिए, लिक्विड सेम होना चाहिए और किसी चीज से Clear फर्क है? नहीं पड़ता। अब बताइए, अगर ये डेरिवेशन में ड्रॉप की जगह बबल होता तो क्या चेंज आता? बताइए। अरे चेंज क्या आता मैथमेटिकल डेरिवेशन में? अगर हम ड्रॉप की जगह बबल डेराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ड्रॉप की जगह बबल के अंदर वो आ जाता ना सरफेस। डबल। हाँ, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी में 4 पाई की जगह 8 पाई हो जाता। 8 पाई हो जाता, डबल वो तो पूरा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, खाली उसका ये लिख देता हूँ। फॉर्मूला। इफ वी डेराइव एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, ठीक है, देन all derivation is same except for surface energy। बबल के केस में सरफेस एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो 8πr² होगा। यस सर। तो आपका जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहेगा, 4πr² कर रहे थे, इसमें डेल्टा आर कर रहे थे, 4 और इधर क्या आ जाएगा? इधर आएगा 8π, ठीक है, r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 8πr²। यहां से आप इसको कंटिन्यू कर लेना। 4T/R। तो आपका जो एक्सेस प्रेशर आएगा फाइनली सॉल्व करने पे वो आएगा 4T/R। यस सर। क्या आएगा? 4T/R। ड्रॉप वाले केस के डबल आएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, तो एक लिस्ट बनाते हैं एक्सेस प्रेशर का। पहला, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप द फॉर्मूला इज 2T/R। बोलिए, सही है? यस सर। inside liquid bubble
द फॉर्मूला इज 4T/R. 4T/R. Correct? Yes sir. इनसाइड बबल इन लिक्विड, 2T/R. फिर से एक सरफेस हो जाएगा ना वहाँ पे, हाँ सर. 2T/R. कहिए समझ में आया? Yes sir. Yes. और अगर आपको नेट प्रेशर इनसाइड निकालने बोलेगा, मतलब मान लीजिए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है अभी यहाँ पे, तो ये समझिए इस बात को कि एक्सेस प्रेशर तो केवल सरफेस टेंशन का मुकाबला करने के लिए, इसके अलावा जितना प्रेशर बाहर से लग रहा होगा उतना अंदर से लग ही रहा होगा. मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे P है, समझ रहे हैं बात को? प्रेशर P एक्सटर्नल के ठीक है, तो आप ये समझिए कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल्स टू 0. ये नहीं जी, ये एक्सेस प्रेशर होता है. अच्छा. दोनों का जो डिफरेंस होता है. तो P इनसाइड अगर आपको टोटल निकालना है तो आप जो प्रेशर आउटसाइड लिखा हुआ है आपने, जिसको आपने एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है, वो P एक्सेस. उसको P एक्सेस के साथ क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. अरे समझ में मेरी बात आ रही कुछ? आ रही है. Yes. इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि अगर नेट प्रेशर पूछेगा तो फिर ऐड करना पड़ेगा. आइए इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ. ये बताइए, बबल का ड्राइव कर लेंगे कि पूरा लाइन बाय लाइन फिर से करना पड़ेगा? हो जाएगा ना अब? हाँ, हो जाएगा. खाली एक जगह चेंज है बस. चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए. सारा कुछ पढ़ाना है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना. ये देखिए, एक लिक्विड का ड्रॉप यहां दिखाया जा रहा है. इस लिक्विड के ड्रॉप की रेडियस है R, मतलब बबल. ठीक है, और ये जब सरफेस पे पहुंचेगा तो इसकी रेडियस जो है वो बढ़ के कैपिटल R हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब ऊपर पहुंचेगा, डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं? इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसके अंदर का पहले लिक्विड मिटाने दो. अब बबल इनसाइड अ लिक्विड of surface tension T rises through a height, ठीक है, H and grows in radius from R1 R to कैपिटल R. सही है? यस सर. तो पहला पार्ट ये है, इस पोजीशन को अगर हम B मान ले और इस पोजीशन को हम A मान ले, राइट एक्सप्रेशन फॉर नेट प्रेशर इनसाइड इट एट A एंड B. ठीक है, कोरिलेट स्मॉल r एंड कैपिटल R. कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, खाली समझना है. चलिए आइए इसको जरा समझते हैं. अब जरा बताइए मेरे को सब लोग, बताइए जी, एट ए यानी डेप्थ में. हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन इन द क्वेश्चन, P0. ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, A पे एक्सेस प्रेशर कितना है? ए पे 2T/R. R. करेक्ट है. हाँ. और इसका मतलब होगा इनसाइड माइनस एक्सटर्नल. यस सर. अरे हाँ तो बोलो. Yes, sir. तो बताओ, नेट प्रेशर इनसाइड में कितना हो गया?
2 एक्सटर्नल प्रेशर प्लस 2TR, हाँ, 2T/R। अरे बोलो यार। हाँ सर। अब बताओ एक्सटर्नल प्रेशर में कौन कौन सा प्रेशर आएगा। एक्सटर्नल लिक्विड की डेंसिटी लिख देता हूँ रो। Rho GH. लिक्विड हैज Rho GH plus rho डेंसिटी, P नॉट बिल्कुल सब कुछ आएगा, बिल्कुल सही बात। तो एक्सटर्नल प्रेशर में आ जाएगा P0, एक्सटर्नल प्रेशर में आ जाएगा रो GH और एक्सप्रेशन प्रेशर, और तब उसके साथ जुड़ेगा 2T/R। बोले समझ में आ रहा है? यस सर। ये तो कहानी हो गई ए पे। अब यही कहानी आप फिर से बताइए एक बार। बी पे। बिल्कुल बताइए बी पे, बहुत जोर जोर से इसको ये कर रहे हो। हाँ वही मैं। हाँ बोलो। पी एक्सेस वहाँ कितना होगा? पी एक्सेस वहाँ होगा 2T बाय बड़ा वाला आर। बड़ा वाला आर। तो बताओ वहाँ पे इनसाइड प्रेशर कितना होगा टोटल? इनसाइड प्रेशर होगा P एक्सटर्नल प्लस 2T बाय बड़ा वाला आर। हाँ तो वही एक्सटर्नल बोलो ना भैया। अच्छा वैसे P नॉट हाँ प्लस रो जी रोजीज कहाँ आ गया वहाँ पे? GH है। वहाँ पे 2 सिर्फ P नॉट आएगा और एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा P2 प्रेशर, और जो पहले तुम निकाल के रखे हो अंदर में उसको लिखेंगे P1 P1 प्रेशर। प्रेशर। अब इन दोनों को कोरिलेट भी करना है। अंदर में क्या फंसा हुआ है? हवा है ना। हवा को ऑलमोस्ट आइडियल फ्लूइड लेते हैं, ठीक है? तो हम यूज करेंगे बॉयल्स लॉ। क्या यूज करेंगे? बॉयल्स लॉ। क्योंकि टेम्परेचर का तो कोई वेरिएशन दिया नहीं है, अज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ या ना? यस सर। टेम्परेचर कहीं पे नहीं दिया। वेरी नहीं कर रहा तो कांस्टेंट टेम्परेचर मान सकते हैं ना। हाँ सर। यस सर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? पढ़ा है? गैस लॉस पढ़े हैं? बताइए क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन बनेगा P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। अब P1 की वैल्यू लिखेंगे हम P0 प्लस रो GH प्लस 2T/r इंटू उसका वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और यहाँ लिखेंगे P0 P0 प्लस 2T बाय बड़ा वाला आर इंटू 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब। बड़ा आर का। ये हो गया रिलेशन। वैसे आपको मैं बताऊं कि इन न्यूमेरिकल जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे, ठीक है, तो 2T बाई कैपिटल आर एंड 2T बाई स्मॉल आर वाले टर्म आर नेग्लेक्टेड बिफोर P0। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। P0 की वैल्यू 10⁵ टाइम्स के आसपास होती है ना? तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। बट आपको नेट प्रेशर भी इनसाइड में समझाना था, सब कुछ समझाना था, तो मल्टीपर्पज क्वेश्चन है। बोलिए मामला समझ में आ गया? यस सर। इसको देख लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2 सोप बबल्स कोएलेस वर्ड का मतलब होता है मिल जाना। तो दो चीजें यहां लिखी हुई है। पहली चीज तो ये लिखी हुई है भाई कि वैक्यूम में हुआ है चमत्कार, और दूसरी चीज लिखी हुई है कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है? यस सर। चलिए मैं डिटेल से ड्राइव करता हूँ इसको, नहीं तो मैं जादू भी दिखा सकता था यहाँ पे, एक लाइन में भी हो जाता। ठीक है, दिखाते हैं लोग, जादू भी दिखाते हैं, बट मैं डिटेल में करता हूँ। ऐसा है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ने मिल के नया बबल बनाया है तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर दोनों बबल के अंदर थे उतने ही बड़े वाले के अंदर होंगे? यस सर। नंबर ऑफ मोल को हम लिख सकते हैं क्या? PV डिवाइडेड बाई RT। R1 लिखने का क्या मतलब है? कुछ भी R तो कांस्टेंट है। R की वैल्यू क्या थी? 8.3 समथिंग। हाँ R की वैल्यू वैल्यू 8.3 थी R की वैल्यू। अरे रुक जा, वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पागल हो क्या? झूठ मूठ का हाँ वो मतलब कट जाएंगे पर किस यूनिट में चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा ना। R कट जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कट जाएगा, तो टेम्परेचर भी सेम ले ले। अबे हाँ तो बोलो। यस सर। चलो, तो ये RT 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 कट गई, तीनों RT कट गई।